बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिटिश फॉक्स एंड रिटायर्ड हूँ अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आपसे दरख्वास्त था कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैं आज बात करना चाहता था ख़ास तौर पे जो चाइना में इंसिडेंट हुआ और उसके पीछे जो महरक़ात थे और जो बलोच एक मेंटालिटी और बाद में एक वीडियो भी मंजर आम पे आई है मजीद ब्रिगेड की, उसके पीछे हरकत। और मैं पहले भी इसके बारे में एक वीलॉग कर चुका हूँ कि ये बहुत माइनॉरिटी में हैं वहाँ पे, पॉइंट समथिंग और कुछ 100 लोग हैं जो कि मेजॉरिटी के ऊपर वेपन के थ्रू अपनी इन्फोर्स करना चाहते हैं विल को, और वेपन के थ्रू और वायलेंस के थ्रू उनको आगे लगाना चाहते हैं। इस पे मैं बात करना चाहता, इस पे मैं कल अभी बात करूँगा और इसमें यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान आर्मी का क्या रोल रहा है वहाँ पे इंसर्जेंसी को डिफ्यूज़ करने में, इस सिचुएशन को डिफ्यूज़ करने में डिटेल के साथ। लेकिन रात से जो कुछ चल रहा है मक्का मुकरमा में और यहाँ पाकिस्तान में तो मुनासिब समझा कि मैं उस पर पहले आज बात कर लूँ। मैं चाइना में था 2015 में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मैंने 2 सवाल पूछे थे। एक तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप सिंगल पार्टी हैं यहाँ पे चाइना में, इलेक्शन होते नहीं हैं और बीच में ही पार्टी के इलेक्शन होते हैं, तो आपके पास आपकी पॉपुलैरिटी चेक करने का गेज क्या है, यार्ड स्टिक क्या है? और दूसरा ये है कि आप अपनी पॉपुलैरिटी वो कैसे इंक्रीज़ करते हैं, लोगों के बीच में कैसे बढ़ाते हैं, क्या टूल्स हैं आपके पास? तो उन्होंने बड़े मज़ेदार मुझे 2 जवाब दिए। एक तो उन्होंने कहा कि पॉपुलैरिटी चेक करने का हमारे पास तरीका ये है कि जब हम लोगों में जाते हैं तो लोगों का जो रवैया है, जो रिस्पांस है हमें जो मिलता है, उससे हमें पता लग जाता है कि हम पॉपुलैरिटी की किस स्टेज पे हैं। मैं इसको कोरिलेट कर रहा हूँ अपनी सिचुएशन के साथ कि कल जो हुआ तो क्या लोगों का वो रिएक्शन जो है ये जाहिर करता है कि इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ पर है, ऊपर गई है या नीचे गई है। इस पर मैं बाद में आऊँगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि हम अपनी पॉपुलैरिटी जो इंक्रीज़ करने के हमारे पास जो हमने टूल्स रखे हुए हैं वो बड़े सिंपल है। एक तो वो कहते हैं कि हम मेरिट पे चलते हैं पार्टी के बीच में, यहाँ पे कोई डायनास्टी नहीं है और यहाँ टैक्सी ड्राइवर का बेटा आके भी प्रेसिडेंट बन जाता है, एक शॉपकीपर का बेटा आके प्रेसिडेंट बन जाता है। अपनी उन्होंने मिसाल दी कि मैं एक छोटे से आदमी का बेटा हूँ लेकिन अभी मैं प्रेसिडेंट हूँ चाइना का। तो देयरफॉर मेरिट जो है वो सबसे ऊपर है, डायनास्टी नहीं है, नेपोटिज्म नहीं है। और दूसरा वो कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हम करते हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल की, अभी रिसेंटली उन्होंने कहा जी 11 मिनिस्टर्स और उस लेवल के लोगों को हमने हैंग किया है करप्शन चार्जेस के ऊपर। अगर हम इनको छोड़ देंगे, नीचे वालों को पकड़ेंगे, तो फिर मैसेज आएगा कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ नीचे वालों के लिए, पावरफुल के लिए नहीं है। तो देयरफॉर वी इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी फॉर एवरीबॉडी, पावरफुल और आम लोगों के लिए, नेपोटिज्म नहीं है और मेरिट है और जस्टिस है यहाँ पे। तो मुझे समझ आ गया चाइना की तरक्की का राज क्या है कि यहाँ पे हमारे यहाँ डायनास्टी है, हम डायनास्टिक पॉलिटिक्स है उसके ऊपर चलते हैं। कोई मेरिट नहीं है, बस जिसका कोई बेटा है जो हेड ऑफ पार्टी बना हुआ है उसी ने आके उसकी सीट यहाँ पे संभालनी है। दूसरा अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने मिसाल दी अपने वज़ीरों की। यहाँ पे हमारे वज़ीरों के और जो जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके केसेस आगे मूव ही नहीं होते, वहीं के वहीं खड़े हुए हैं उनके केसेस, और इंडिक्टमेंट की वो तारीखें मिलती हैं लेकिन केसेस वहाँ पे स्टैंड स्टिल हैं, आगे ही नहीं जाते। तारीखों पे तारीखें पड़ती हैं, कोई किसी केस का आज तक फैसला नहीं हुआ। तो इस चीज़ से भी पोलराइजेशन बढ़ती है माशरे में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और लोग इस चीज़ को एज आ जजमेंट कॉल के तौर पे लेते हैं कि उनके लिए अकाउंटेबिलिटी तो नहीं है हमारे ऊपर। अभी मैं तारीख से थोड़ा सा एक हवाला देने के बाद फिर इस सिचुएशन पे आऊँगा। एक बुक है इनसाइड मैस मूवमेंट, वो रॉल सेगोविया ने लिखी हुई है, वो बुक बड़ी मज़ेदार है। वो उसके बीच में कहता है कि जो मैस मूवमेंट होती हैं उसके पीछे 4 या 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्टिव को लोग लेके मैस मूवमेंट करते हैं। या तो वो कहता है कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से होती है, या रिलीजियस होते हैं, या सोशल एथनिक वो इनडिफरेंसेस या इम्बैलेंसेस होते हैं, इनजस्टिस होता है सोसाइटी में, या फिर स्टेट टेररिज्म या स्टेट वायलेंस कह लें, इनकी वजह से होता है। और साथ तारीख ये भी बताती है कि जब मैस मूवमेंट होती हैं उसमें 75 to 80% तहरीक जो हैं अभी तक सक्सेसफुल हुई हैं। बाकी 20 जो हैं उन्होंने नुकसान बहुत किया मुल्कों का,
दो कि वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन बहुत नुकसान हुआ और ब्लडशेड हुआ मुल्कों में। उनमें कुछ मुल्कों की मैं नाम ले देता हूँ, जिसमें ईरान की आप मिसाल ले सकते हैं, चिली की ले सकते हैं, लेबनान की ले सकते हैं, इक्वाडोर की है, इराक की है, अर्जेंटीना की है, हांगकांग, और उसके बाद ब्रिटेन में भी हुए, सोमालिया में हुए और अल्जीरिया में। तो ये सारे मुल्कों में मैस मूवमेंट ये चलती रहीं, और इजिप्ट में भी हुए मैस मूवमेंट चलती रही। उसके नतीजे में कुछ लोगों ने अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिए और कुछ वहाँ पे ब्लडशेड हुआ और मुल्क को उसका नुकसान हुआ। ये मूवमेंट जो है कोल्ड वार जब ख़त्म हुई है तो उसके करीब ये मूवमेंट भी तकरीबन डाई डाउन होगी, लेकिन इसको दोबारा स्विंग मिली है ये इस सेंचुरी में 2010-11 के बाद आप कह लें कि ज़्यादा स्विंग मिली है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा जो है नज़र आना शुरू हो गया हुआ है। तो उस किताब का रेफरेंस जब मैं अपने हालात के साथ मैं नथी करता हूँ तो सामने आता है कि यहाँ पे भी एक पॉलिटिकल अनरेस्ट मुल्क में मची हुई है, इनजस्टिस भी है, और ऑब्वियसली थोड़ी सी सोशल अनरेस्ट भी है। इन तीन चीज़ों की वजह से ये जो अभी मूवमेंट है ये एक मैस मूवमेंट में कन्वर्ट हो गई हुई है। और लोग ये समझते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, एक तो वो समझते हैं कि ये नाजायज़ आके इम्पोज हो गई हुई है, दूसरा जब ये गवर्नमेंट सामने आई तो उसके बीच में जो चेहरे सामने आए वो सारे चेहरे हैं जो ज़मानतों पे रहा है। मेजॉरिटी वो है 24-25 उन लोगों की। अभी रिसेंटली उस बंदे को शामिल किया है कैबिनेट के बीच में जो कि ड्रग के केस में जिसको सज़ा हुई हुई है और उसके बाद लंबी सज़ा हुई थी और उसके बाद वो ज़मानत पे रहा हुआ पा रहा है। इस तरह के जो चेहरे हैं उसको देख के लोगों की और हेट जो है वो बढ़ गई, उनके जज्बात और बढ़ना शुरू हो गए। फिर इस गवर्नमेंट ने जो एक्शन करना शुरू किए, ECL से नाम निकालना शुरू किए, मोहसिन दावड़ वगैरह को कैबिनेट में डालने की कोशिश की, तारक फातमी को डालने की कोशिश की। ये वो लोग हैं जो स्टेट के जिनके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं और स्टेट ने उनके ऊपर एतराज़ात करके तारक फातमी को निकलवाया हुआ था, जबकि मोहसिन दावड़ के ऊपर तो DGSPR ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि ये राह से फंडिंग लेते हैं और उन्होंने इनको कहा था आपका टाइम ख़त्म हो गया, इट्स अ फुल स्टॉप फॉर यू। तो लोगों को कंसर्न है इनके बारे में। और फिर ECL से लोगों को निकालना, फिर FA कहना कि शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की जो है कोर्ट में पैरवी ना करें और उसकी मुखालफत ना करें केसों की, तो ये बड़े ज़ाती मफाद लगते हैं। इन ज़ाती मफाद जब सामने आना शुरू हुए, बजाय ये कि कौम के मफाद के लिए ये काम करें और लोगों के कुछ फ़ायदे के लिए काम करें, तो लोगों के जज्बात और भड़क हुए। ये जज्बात जो हैं पीक पे पहुँचे हुए, इसके एक ट्रिगर की ज़रूरत है खाली। ये जब मैंने 1-2 ट्वीट भी किए थे कि हम इंसाइट कर रहे हैं लोगों को वायलेंस की तरफ, और जब वायलेंस होगा तो इस मुल्क का नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। जब इस मुल्क का नुकसान होगा तो आप देखें फ़ायदा किसको पहुँचेगा, उनको पहुँचेगा जो इस मुल्क के दुश्मन है। तो हमने उस नुकसान को रोकना है, उस नुकसान को बचाना है। इस वायलेंस जो लोगों के जेन में बढ़ा, जो इमोशंस उनके अभी पीक पे पहुँचे हुए हैं, और उसको मज़ीद हवा दी उस चीज़ ने जब इन्होंने अनाउंस किया कि सऊदीया की विज़िट पे जा रहे हैं, 78 बंदे जा रहे हैं, उसमें सारे वो नामी ग्रामी शामिल थे जिनका वहाँ पे काम ही कोई नहीं है, वो सिर्फ सरकारी सतह पे उम्रा करना चाहते थे। और फिर पब्लिक प्रेशर में आके उनको कम किया गया, जहाज़ भी वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अभी बहुत सारे लोग शामिल हैं, फैमिली के लोग शामिल हैं उसके बीच में जो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो ये सारे लोगों के एंगर को और लोगों के गुस्से को हवा देते हैं। यही वजह है कि वहाँ पे जब वफद पहुँचा है और लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, और लोगों का इजहार किया, एक तो उन्होंने 4 चीज़ों के तौर पे बताया। एक तो ये कि वो इस गवर्नमेंट को कबूल नहीं करते, दूसरा इस गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, तीसरा जिस तरह ये गवर्नमेंट लाई गई है उस तरीके को पसंद नहीं करते, चौथे जो ये फैसले कर रहे हैं और अपने मफाद के लिए कर रहे हैं उसको भी ये लोग पसंद नहीं करते। तो इसका रिएक्शन के तौर पे ये सारा कुछ जो आपने कल देखा वो फॉल आउट निकला है, वो इसके नतीजे में था। तो इस पहली दफ़ा हुआ है कि मक्का मुकरमा में मस्जिद नबवी के अहाते में या उसके थोड़ा सा बाहर ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में हुई हैं, और ये सारी हिस्ट्री पाकिस्तान के हिस्से में आई। अभी इन लोगों को भी एक दफ़ा समझ जाना चाहिए कि लोगों के जज्बात क्या हैं और लोग उनके बारे में क्या तासर रखते हैं, और उसी पे बेस करके इनको फैसला करना चाहिए कि आगे कैसे चलना है और मुल्क को कैसे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। लेकिन चूँकि ज़ाती मफाद बीच में आ जाते हैं कि अगर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाएंगे तो अभी जो सिचुएशन थोड़ी बहुत नज़र आ रही है उससे तो लगता है कि इमरान खान जीत जाएंगे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट उनके साथ लगती है।
वो ये इलेक्शन में फौरी जाना नहीं चाहते, तो ज़ाती मफाद बीच में आ गया। तो वो अगर वायलेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको हवा देने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब है मुल्की मफाद के साथ नहीं चलना चाहते। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पे दो चार जो वाक़यात हुए, एक तो जो बुक्टी साहब के बाल खींचे गए, और फिर एक मोहतरमा थी मरीम औरंगज़ेब साहबा, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है औरत का दर्जा रखने की वजह से वो, और तीसरा मस्जिद नबवी के अहाते में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को अपने जज्बात का इजहार करने का पूरा मौका है और करना चाहिए, उनको इजाज़त है। आप उनके होटल के बाहर करें, आप सड़क के ऊपर करें और गज वज के करें, पूरे जोश व जज्बे से करें, अपने जज्बात का इजहार करें और अपनी रिएक्शन को बताएं कि आप उनको नहीं चाहते या आपको किस चीज़ के एतराज़ है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में, ख़ास तौर पर ज़ाती राय में, ये तीन चीज़ें जो मैंने कही हैं ये एक महज़ब माशरे में नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे मुल्क का नाम थोड़ा सा बदनाम होगा। तो अभी आते हैं बाकी इस चीज़ की तरफ कि लोगों ने अपने रिएक्शन बता दिया, अभी वो पीक पे पहुंचा हुआ है। अभी क्या हो सकता है? अभी ये हो सकता है कि जब इस तरह की सिचुएशन डेवलप हो जाए, मैस मूवमेंट हो और लोगों के इमोशंस पीक पे पहुंचे हों, तो उस पे जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं उसको फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सिर्फ एक कैंकर फेंकना है, जब एक कैंकर फेंकेंगे आग लग जाएगी पूरे मुल्क में। आप फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल देखें कि लोगों ने किस तरह क्रोक्स को जलाया था वहाँ पे। मैं ये अल्लाह ना करे मैं इस तरह की सिचुएशन को फोर्स ही देख रहा हूँ कि जब एक कैंकर फेंका जाएगा और चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाएगा एंटी स्टेट एलिमेंट्स की तरफ से, और सारे के सारे चेन रिएक्शन शुरू होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन शुरू होंगे और लोग एक दूसरे की पार्टी को, उनके लीडर्स को, उनकी तरफ हमले करने शुरू हो जाएंगे। आपने देखा सऊदीया में ये हुआ, उसका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इस्लामाबाद में कासम सूरी के ऊपर निकला, किस तरह फौरी आके लोगों ने उसका जवाब दिया। अगर इसका भी जवाब जाएगा और थोड़ा सा कैंकर फेंक दिया जाएगा तो आग लग जाएगी इस मुल्क में। तो देयरफॉर मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल हायरार्की को अपने ज़ाती मफाद साइड पे रख दें फौरी तौर पे। मुल्क बहुत वोलाटाइल सिचुएशन के ऊपर, प्रिकेरियस सिचुएशन के ऊपर खड़ा हुआ है और इसको पॉलिटिकल प्रोसेस के तौर पे ही हल किया जा सकता है। अगर ख़ुद आप डायरेक्ट डायलॉग नहीं कर सकते तो बीच में कुछ ऐसे बंदे डाल लें जो कि दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हों और किसी ऐसे प्रोसेस को शुरू करें जिसकी वजह से किसी एक कंसेंसस के ऊपर पहुंच के इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी एक मौके पे हो जाएं और जो भी गवर्नमेंट है उसको फिर एक्सेप्ट करें और अपनी शिकस्त को भी एक्सेप्ट करें और जो जीता है उसको भी मुबारकबाद दें। कोई इस तरह की फ़ज़ा कायम होनी चाहिए। ये लोग बहुत देर से इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन आगे का जब मैं मंजरनामा देखता हूँ मुझे ये चीज़ें नज़र नहीं आती। मैंने पहले भी कहा था अपने वीलॉग में कि प्रेजेंट गवर्नमेंट पहले तो आई थी शुरू में बहुत थोड़े से देर के लिए, उसके बाद इन्होंने कहा था इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन जब इमरान खान की पॉपुलैरिटी अब ये देख रहे हैं तो ऑब्वियसली इस पॉपुलैरिटी के बीच में वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। जाएंगे तो उनको खौफ है कि शायद उनको शिकस्त हो जाए। तो देयरफॉर उनका अभी नज़रिया ये है पाकिस्तान के मफाद को साइड पर रख दें और अपने ज़ाती मफाद के लिए इस चीज़ को जो है डिले करें और जितना डिले कर सकते हैं उतना डिले करें। उसके प्रोसेस में जो कुछ मूवमेंट चलेगी, ये मैस मूवमेंट के अगर किसी ने चिंगारी दिखा दी तो उसके रिजल्ट्स भी जो निकलेंगे वो शायद उसको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, जो कि गलत है। दूसरी तरफ जो बातचीत का कुछ आगाज़ था उस पर अभी ख़बरें हैं कि शायद इमरान खान साहब ने सारे डायलॉग, शायद दरवाजे जो डोर हैं वो बंद कर दिए हैं। बेसिकली उन 3 डिमांड की थी कि इलेक्शन कमीशन रिज़ाइन कर दे, नया आ जाए, ओवरसीज़ को वोट का हक दें, और एक और डिमांड थी किसी की रेजिग्नेशन की। उस पे उन्होंने डोर सारे क्लोज़ कर दिए हैं। अभी वो अपनी फ़ाइनल कॉल जो है जिसको लेके चल रहे हैं कि इस पे मैं लेके चलूँगा और इस पे अपने लोगों को लेके सड़कों पे आऊँगा और देन प्रेशर एग्जर्ट करूँगा, फोर्स करूँगा कि इलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं फिर एक कहता हूँ जितना मर्जी इमरान खान जोर लगा लें, जब तक ये कंसेंसस क्रिएट नहीं होगा ये मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकती। इमरान साहब को भी अपने एटीट्यूड में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लाना पड़ेगी। जो डिमांड है उसको रिकंसाइल करें, जो एग्रीएबल डिमांड है उसके ऊपर बातचीत करके इस मुल्क को हमने किसी बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जाना है। तो मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि ये इन जो मैं देख रहा हूँ कि ये चिंगारी फूट सकती है। सारे सेगमेंट्स को बहुत समझदारी से काम लेना है। ये वायलेंस छोड़ दें फौरी तौर पे।
ये एक दूसरे के लीडर के ऊपर नारेबाजी छोड़ दें, इसको पॉलिटिकल प्रोसेस के तौर पे जो है वो आगे बढ़ाएं। ठीक है, लोगों के बड़े जज्बात हैं, उसको सड़कों पे आके अपनी जगहों पे पीसफुल रह के आप उसका इजहार करें और मैसेज दें अक्रॉस कि आप इस चीज़ को नहीं पसंद करते, नहीं चाहते, इस गवर्नमेंट को नहीं चाहते, आप नए इलेक्शन चाहते हैं, आपका ये हक है और गवर्नमेंट का भी ये हक है कि इस चीज़ को बाय करे और बाय करने के बाद बेहतर रेजोल्यूशन की तरफ जाए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।